to computer science of class matrix symbol and chapter number 2 which is fundamentals of operating system. ओके तो ये जो है हमारा इस टॉपिक यानी इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप है या फिर कितनी कैटेगरी है और किसका क्या क्या काम है, ये सब हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने, ठीक है, या देखिए कैटेगरी कितने। सबसे पहले आ जाता है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में जो है हम ना ओएस कहते हैं। तो आपको ये जहन में लाजमी याद रखना है कि कोई भी वर्ड है अगर उसका जैसे मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है ओएस, क्योंकि अक्सर हम ना एमसीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन से आते तो नहीं है, बट अगर आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना, तो इस तरीके से ना कोशिश कीजिएगा कि दोनों तरीके से आप पढ़ें कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस दोनों। ठीक है, तो फिर सेकंड जो वो है बैच प्रोसेसिंग ओएस, फिर टाइम शेयरिंग ओएस और लास्ट में रियल टाइम प्रोसेसिंग ओएस। ये सारे किसकी टाइप्स कैटेगरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इन सबको हम एक एक करके जो है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए। ओके तो जो सबसे पहले वाला है वो है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो वर्ड है सिंगल और मल्टी, ठीक है, इससे आपको पूरी बात क्लियर हो जा रही होगी कि देखिए सिंगल का मतलब होता है अकेला इंसान, ठीक है, मल्टी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना हम एक ही वक्त पे यानी कि एक ही वक्त पे कोई एक ही यूज़र उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सिंगल यूज़र में हमारे पास ये होता है। अच्छा, अब हमारे पास सिंगल यूज़र की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ज़्यादातर जिस चीज़ में यूज़ हो रहा है वो होता है क्या कहते हैं DOS फॉर पीसी के लिए DOS यूज़ कर रहे होते हैं, विंडो के लिए 98 फिर विंडो, फिर 98 फॉर PSS। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना DOS, PCS, विंडो 98, ये सारे जो है ना इस पे इन सब पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं ना वो होते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से अभी मेरा विंडो है, आप देख रहे हैं कि इसको एक ही इंसान यूज़ कर सकता है, ठीक है, एक ही वक्त में। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छा ये सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र नहीं है। तो आई होप सो आपको सिंगल यूज़र समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कि मल्टी यूज़र हमारे पास क्या होता है। देखिए जिस तरीके से सिंगल यूज़र में एक ही इंसान यूज़ कर सकता था एक टाइम पे, अब मल्टी यूज़र में उसका अपोजिट है। मल्टी का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, मल्टीपल लोग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल लोग एक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, इस तरीके का। तो इसमें क्या होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो है हमें अलाउ करता है कि एक ही वक्त पे मल्टीपल किस्म के लोग जो है एक ही टाइम पे कंप्यूटर को एक्सेस कर सके यानी कि यूज़ कर सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिनक्स, UNIX, ये दोनों जो है ना मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एग्जांपल है, यानी कि लिनक्स और UNIX पे जो है ना हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो हमारे पास मैनेज कर रहा होता है मेमोरीज को और डिफरेंट रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है ना उस जो चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको और मेमोरी को, इन सब चीज़ों को जो है ना ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो ये तो हमारे पास जो चीज़ें थी एक सिंगल यूज़र और दूसरा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए सबसे पहले बैच का मतलब होता है कि एक समझ लो पूरी ग्रुप, ठीक है, एक जैसे हम अक्सर कह रहे थे ना कि हमने अक्सर अपने लोगों के मुँह से सुना हो कि हमने 2022 वाले बैच में ग्रेजुएशन किया था, इस तरीके के, यानी कि इसमें पूरी ग्रुप आ जाती है बैच में। ठीक है, अब इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो वो है ना जैसे जो बैच प्रोसेसिंग या फिर इस किस्म के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना वो डायरेक्टली जो है ना कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होते, यानी कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा है कि हम हमारे जो है ना यूज़र कंप्यूटर ट्रांसलेटर के ज़रिए जो है ना इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर जो है ना वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे
ओके तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हमारा जो है ना कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, या हमारे कोई भी काम हो रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही होता है, ठीक है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर के ज़रिए। तो अगर कंप्यूटर इंटरेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली तो हमारा कोई भी काम कैसे होगा? देखिए, काम इस तरीके से होता है कि अब देखिए बैच प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एक एक जो यूज़र है ना अपने काम को जो है ना क्या कर रहा होता है, पहले तो प्रिपेयर करता है, यानी कि अपने काम को समझ ले बना रहा होता है, ठीक है। जैसे वो काम उसका हो जाता है तो उसको ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेटर पे सबमिट करा देता है, ठीक है, सबमिट करा देता है। अच्छा, सबमिट करवाता है क्या करने के लिए? जो उसका काम का प्रोसेसिंग होता है ना उसको स्पीड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इस वजह से वो क्या कर रहा होता है, सॉरी क्या सबमिट कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बैच टुगेदर में क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग में जो है ना एक काम की कैटेगरी के लोग साथ रह जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब इस एक हमारी समझ ले क्लास में 30 बच्चे, ठीक है। अब टीचर ने कहा कि 10 बच्चे ये वाला चैप्टर रीड करेंगे और 10, तो अब हम अलग अलग तो रीड नहीं करेंगे, जब हमारा काम एक है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं या बैच बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि जो काम सेम होगा तो वो सारे यूजर एक बैच में काम बन जाएंगे, यानी कि एक बैच बन जाएंगे और साथ में वर्क करेंगे। ये चीज़ किसमें होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो जब वो बैच बना लेते हैं तो फिर उनका जो काम क्या होता है, उनका जो काम भी हम जब मैं सबमिट करवाया काम तो वो भी एक ग्रुप की कैटेगरी में ही क्या हो रहा होता है, ऑपरेट हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मेन चीज़, यानी कि जो बैच प्रोसेसिंग का मेन काम क्या होता है कि कोई भी अगर काम है, ठीक है, सेम बैच में, तो उस काम को ऑटोमेटिकली ना एग्जीक्यूटिंग कर लेना, यानी कि ऑटोमेटिकली उस काम को कंप्लीट करने लग जाना, यानी कि उस काम को प्रोसेस करने लग जाना। ये काम किसका होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। काम भी उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इसका मेन काम ये होता है कि जो भी बैच साथ होती है ना उनका काम ऑटोमेटिकली ना एग्जीक्यूटिंग कर लेना, सही। तो आई होप सो आपको ये वाला समझ आ चुका होगा। अब हम जो है ना इसके थोड़े से कुछ बेनिफिट्स है वो पढ़ते हैं, जैसे ये ना द बेनिफिट्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग्स, ये पढ़ते हैं हम। अच्छा, अब इसमें ना 3 हमारे पास वो दिया हुआ है इसके बेनिफिट। तो सबसे पहला जो बेनिफिट ये है कि बैच सिस्टम जो है ना आप मल्टीपल यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बैच का मतलब एक ग्रुप हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा कोई भी काम है या कुछ भी सिस्टम है तो वो हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ एक साथ ही शेयर कर सकते हैं। अब जो दूसरा फ़ायदा है उसका ये है कि इसमें ना टाइम बहुत कम लग रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए सेम कैटेगरी वाले काम एक ही साथ हो रहे, तो ऑब्वियसली जब सेम काम एक साथ हो रहे तो फिर आसानी हो जाती, ठीक है। उसके बाद जो इसके तीसरा वो है ना फ़ायदा, वो ये है कि अगर जैसे मिसाल मेरे पास 2 काम है, 2 काम मुझे कंप्यूटर में करवाना है। फॉर एग्जाम्पल कि एक काम मेरा ये है कि पहले जो है ना ये पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है, दूसरा जो है ना कोई जो गलती है वो सही करना। अब ये 2 काम, तो बैच प्रोसेसिंग क्या होता है कि अगर एक काम कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट होते ही ना दूसरा वाला काम फौरन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके 3 फायदे हैं जो कि उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब इसके जो है ना तीसरे टाइप करते हैं कि क्या क्या है। ओके, अब हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एक ऐसा मेथड है जो कि मल्टीपल यूज़र को अलाउ करता है कि वो किसी भी किस्म का एक ही वक्त पे जो है ना किसी भी किस्म का डेटा मल्टीपल यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ टाइम शेयरिंग में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मल्टीपल यूज़र जो है ना एक ही कंप्यूटर को अलग अलग प्लेसेस में रहते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ छोटी सी, जिससे मिसाल मैंने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किया और किसी को कनेक्ट करना हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा उसको कर सके, उसमें लिमिटेशंस आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो अगर क्या हुआ, जैसे मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया तो 4 और लोग अलग अलग रूम में बैठ के भी वो यूज़ कर सकते हैं ईजिली। इसी तरीके की मिसाल टाइम शेयरिंग में भी है कि अगर आप जो है अलग अलग प्लेस में रहते हुए भी मल्टीपल यूज़र अलग अलग प्लेस में होते हुए भी ना एक ही वक्त पे एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। ये किस में होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, इसी के साथ जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 टास्क है, ठीक है। तो उस 5 टास्क को वो एक एक करके कंप्लीट करेगा, ठीक है, और कुछ वक्त लेके, ताकि हमारे जो बाकी काम है ना वो बगैर किसी प्रॉब्लम की इजीली रन हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो मल्टीपल जॉब्स है ना वो CPU के ज़रिए हम एग्जीक्यूट करते हैं स्विचिंग बिटवीन दैम, यानी कि उन सबको, जैसे मिसाल अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितने यूज़र है, 5 यूज़र है। तो 5 यूज़र जो है ना अगर एक
यूज़ कर रहे हैं ना फॉर सपोज कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर किसके ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, इस CPU की मदद से। ठीक है, तो आई होप ये मिसाल आपको समझ आ गई होगी, इस डायग्राम में भी बनाया हुआ है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो टाइम शेयरिंग में होता है ना, उसमें एक ये चीज़ भी होती है कि एक पर्सन को एक ही टास्क दिया जाता है ताकि वो उस टास्क को बेहतरीन तरीके से कर ले। ठीक है, और उसका जो भी काम अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे यूज़र के साथ शेयर हो सकेगा। एक ये चीज़ बहुत अच्छी, ताकि आपके प्राइवेसी में भी ना कोई प्रॉब्लम ना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिसाल दी हुई बुक में, जो मैं बुक से बता दूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में जो है ना, अगर कोई भी काम प्रोसेस हमें करना है ना, तो एक ही यूज़र यानी कि हर यूज़र जो है ना शॉर्ट टाइम में वो काम मतलब कि प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, इसको हम कह रहे थे मल्टीटास्किंग प्रोग्राम, कि हम एक ही वक्त में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के काम एक साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो टास्क होता है ना, यानी कि अभी जो ट्रांजिशन प्रोसेसिंग में, तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल यूज़र भी कर रहा होता है, और यानी कि एक सिंगल यूज़र भी कर सकता है और डिफरेंट यूज़र्स भी कर सकते हैं, यानी कि अकेला बंदा भी और मल्टीपल यूज़र भी ये काम जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास जैसे मिसाल, अब हमने 4 यूज़र एक साथ काम करें, ठीक है, एक ही चीज़ पे, तो उस काम को करने में जितना भी टाइम लगता है ना, उसको हम कह रहे होते हैं क्यूंटम। और उसके बाद जब हमारा वो काम हो जाता है, यानी कि उस वक्त में, यानी जैसे एक काम हमें करना है 10 मिनट में करना है, जब वो 10 मिनट में वो काम हमारा हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे जो OS स्विचेस है ना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस, वो दूसरे काम में लग जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली वाला होता है। तो आई होप आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें ना एक बाउंड्री होती है। देखिए, बाउंड्री से मुराद ये होता है कि एक लिमिटेशंस होती है, एक फिक्स टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके जब टेस्ट होता है तो आपको 2 मतलब पेपर्स होते हैं, तो 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो क्या होता है, जब 2 घंटे हो जाते हैं तो हमसे पेपर ले लिया जाता है। इसी तरीके से रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है कि हमारे पास ना एक लिमिटेशन टाइम होती है, एक टाइम फिक्स हो जाती है कि अगर आपको कोई भी काम है ना, तो आपको उसी वक्त में करना है, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर वो काम है और उस काम में उतने ही वक्त में किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो वो जो सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम क्या होता है, फेल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ना 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि इसकी भी 2 पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि वो 2 टाइप कौन कौन से। सबसे पहले जो है वो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, उसके बाद सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अच्छा, जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है ना, जैसे इसमें भी हमारे पास ना एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें वो काम करना होता है। तो अगर कोई भी इश्यू हो या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए या इमरजेंसी हो जाए, तो फिर वो जो है ना अलाउड होता है, यानी कि उसी वक्त पे जो है ना हमें करना होता है, वरना क्या होता है कि वो जो काम हमारा होता है वो डेडलाइन में चले जाता है। तो यानी कि ये बहुत समझ ले, आप कह लें कि स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको इतने वक्त में ही काम करना है तो इतने वक्त में ही करना है, अगर कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, उसको नहीं माना जाता है। लेकिन उसी के अपोजिट जो हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है ना, ये थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है, ठीक है, यानी कि जैसे हार्ड रियल टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, वो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी स्ट्रिक्टनेस है लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वो होते हैं ना, यानी कि डेडलाइन होते हैं, वो हर काम के लिए या हर टाइम कंपल्सरी नहीं होती, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क आप उतने वक्त में ही करो या हर टाइम में आप जैसे इतने टाइम में ही कोई भी काम कर दो। अगर कोई आपका टाइम फॉर सपोज इतने टाइम में आपका नहीं हुआ तो आपको माना जाता है। जैसे अक्सर होता है, जैसे पेपर्स में 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो कुछ टीचर्स क्या होती है, अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए, जैसे आधा घंटा ज़्यादा हो जाए या 10-15 मिनट, तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जो टीचर तो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो वो क्या कहती है, 2 घंटे ही नहीं उनको पेपर चाहिए। तो ये एक मिसाल है किसकी, हार्ड रियल टाइम की और सॉफ्ट रियल टाइम में जो डिफरेंस है ना, ये मैंने आपको बताया किस मिसाल से। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे पास जैसे हार्ड रियल टाइम में गारंटी होती है कि भाई इतने देर में ही आपको काम कंप्लीट करना है, वरना आपको जो है ना सिस्टम फेल हो जाए। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको कोई काम मिसाल 10 मिनट का काम है और अगर वो 10 मिनट में नहीं होता तो कोई इशू नहीं होता, इसमें किसी ध्यान में ये जैसे हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में
तो जैसे हर रियल टाइम में आपको एक लिमिटेशन होती है कि इतने वक्त में ही इतना काम करना है, वरना आपका जो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर टाइम में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई मतलब स्ट्रिक्ट है ये भी, इसमें भी टाइम का होता है इशू, लेकिन हमेशा या हर वक्त नहीं होता, कुछ टास्क में होता है कुछ में नहीं होता, लेकिन ये लेस स्ट्रिक्ट है, ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आई होप सो आपको जो है ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।